नॉटिंघम टाउन में शूटिंग मैच। तब शेरिफ बहुत क्रोधित हुआ क्योंकि वह खुशमिजाज रॉबिन को लेने में विफल रहा, क्योंकि यह उसके कानों में पड़ा, जैसा कि हमेशा बुरी खबर होती है, कि लोग उस पर हंसे और इस तरह के साहसी अपराधी पर वारंट जारी करने की उसकी सोच का मजाक उड़ाया। और एक आदमी को किसी चीज से इतनी नफरत नहीं होती जितनी किसी का मजाक उड़ाए जाने से होती है। इसलिए उसने कहा, हमारे दयालु स्वामी और संप्रभु राजा खुद इस बारे में जानेंगे और कैसे उनके कानूनों को विद्रोही अपराधियों के इस गिरोह द्वारा विकृत और तिरस्कृत किया जाता है। जहां तक उस गद्दार टिंकर की बात है, अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो मैं उसे पूरे नॉटिंघमशायर में सबसे ऊंचे फांसी के पेड़ पर लटका दूंगा। फिर उसने अपने सभी सेवकों और अनुचरों को आदेश दिया कि वे लंदन शहर जाकर राजा से मिलने और बात करने के लिए तैयार हो जाएं। इस समय शेरिफ के महल में हलचल मची हुई थी और लोग इधर उधर इस काम के लिए भाग रहे थे, जबकि नॉटिंघम की भट्टी की आग रात में दूर तक टिमटिमाते तारों की तरह लाल हो रही थी, क्योंकि शहर के सभी लोहार शेरिफ के अनुरक्षण दल के लिए कवच बनाने या मरम्मत करने में व्यस्त थे। 2 दिनों तक ये काम चलता रहा, फिर तीसरे दिन सब कुछ यात्रा के लिए तैयार हो गया। इस तरह वे चमकती धूप में नॉटिंघम शहर से फॉसवे और फिर वॉटलिंग स्ट्रीट की ओर चल पड़े, और इस तरह वे 2 दिनों तक यात्रा करते रहे, जब तक कि उन्हें आखिरकार महान लंदन शहर की मीनारें दिखाई नहीं दी। और कई लोग, जब वे यात्रा कर रहे थे, रुक गए और राजमार्गों पर अपने चमकते कवच और रंगीन पंखों और साज सज्जा के साथ सवारी करते हुए उनके प्रदर्शन को निहारते रहे। लंदन में राजा हेनरी और उनकी सुंदर रानी एलेनोर अपना दरबार लगाते थे, जिसमें रेशम, साटन, मखमल और सोने के कपड़े पहने महिलाएं तथा बहादुर शूरवीर और वीर दरबारी भी शामिल होते थे। वहां शेरिफ आया और उसे राजा के सामने पेश किया गया। एक वरदान, उसने कहा और जमीन पर घुटने टेक दिए। राजा ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? आइए हम सुने कि तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं। ये मेरे अच्छे प्रभु और सम्राट, शेरिफ बोला, हमारे अपने अच्छे शायर नॉटिंघम के शेरवुड वन में एक साहसी डाकू रहता है जिसका नाम रॉबिन हुड है। राजा ने कहा, सचमुच, उसकी हरकतें हमारे शाही कानों तक भी पहुंच गई हैं। वो एक दुराचारी, विद्रोही बदमाश है, फिर भी मैं ये स्वीकार करता हूँ कि वह एक खुशमिजाज इंसान है। लेकिन हे मेरे सबसे दयालु सम्राट, सुनो, शेरिफ ने कहा, मैंने एक बहुत ही लालची बदमाश के द्वारा आपके शाही मुहर के साथ एक वारंट भेजा था, लेकिन उसने संदेशवाहक को पीटा और वारंट चुरा लिया। और वह आपके हिरनों को मारता है और आपके अपने अधीनस्थों को बड़े राजमार्गों पर भी लूटता है। राजा ने क्रोध से कहा, क्यों, अब क्या होगा? तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुम मेरे पास बहुत सारे हथियारबंद सैनिकों और अनुचरों के साथ नहीं आते, और फिर भी तुम अपने ही काउंटी में कवच पहने हुए एक भी लुटेरे बदमाशों का सामना नहीं कर सकते। तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं? क्या तुम मेरे शेरिफ नहीं हो? क्या नॉटिंघमशायर में मेरे कानून लागू नहीं हैं? क्या तुम उन लोगों के खिलाफ अपना रास्ता नहीं अपना सकते जो कानून तोड़ते हैं या तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचाते हैं? जाओ और अच्छी तरह सोचो, अपनी कोई योजना बनाओ, लेकिन मुझे और परेशान मत करो। लेकिन मास्टर शेरिफ, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के सभी लोग मेरे कानूनों का पालन करें, और अगर तुम उन्हें लागू नहीं कर सकते तो तुम मेरे शेरिफ नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप का ध्यान रखो, नहीं तो तुम और नॉटिंघमशायर के सभी चोर बदमाशों का बुरा हाल हो सकता है। जब बाढ़ आती है तो वह अनाज के साथ साथ भूसा भी बहा ले जाती है। फिर शेरिफ दुखी और परेशान दिल के साथ वापस चला गया, और दुखी होकर उसने अपने अनुचरों के शानदार प्रदर्शन पर पछतावा किया, क्योंकि उसने देखा कि राजा नाराज था क्योंकि उसके पास इतने सारे लोग थे और फिर भी वह कानून लागू नहीं कर सका। इसलिए जब वे सभी धीरे धीरे नॉटिंघम वापस लौट रहे थे, शेरिफ विचारशील और देखभाल से भरा हुआ था। उसने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, और उसके किसी भी आदमी ने उससे बात नहीं की, लेकिन वह हर समय रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए कोई योजना बनाने में व्यस्त था। आहा! वह अचानक चिल्लाया, अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए, अब मैं समझ गया। आगे बढ़ो, मेरे सभी खुशमिजाज लोगों, और जितनी जल्दी हो सके नॉटिंघम टाउन वापस चलो।
और मेरे शब्दों को अच्छी तरह से याद रखो, एक पखवाड़ा बीतने से पहले वह दुष्ट रॉबिन हुड सुरक्षित रूप से नॉटिंघम जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन शेरिफ की योजना क्या थी? जैसे एक सूदखोर चांदी के परियों के एक थैले में से हर एक सिक्का लेता है, हर एक सिक्के को छूकर देखता है कि वो कटा हुआ है या नहीं, वैसे ही शेरिफ भी धीरे धीरे और उदास होकर नॉटिंघम की ओर वापस लौट रहा था, एक के बाद एक कई विचार करता हुआ, हर एक के किनारों को छूता हुआ, लेकिन हर एक में कोई न कोई कमी पाता हुआ। अंत में उसे हंसमुख रॉबिन की साहसी आत्मा के बारे में याद आया और कैसे, जैसा कि शेरिफ जानता था, वह अक्सर नॉटिंघम की दीवारों के भीतर भी आ जाता था। अब शेरिफ ने सोचा, अगर मैं रॉबिन को नॉटिंघम टाउन के पास आने के लिए मना लूं ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उस पर इतनी दृढ़ता से हाथ रखूंगा कि वह फिर कभी भाग नहीं पाएगा। फिर अचानक उसे एक विचार आया कि अगर वह एक महान शूटिंग मैच की घोषणा करे और कोई बड़ा इनाम दे, तो रॉबिन हुड अपनी आत्मा से प्रेरित होकर उसे मारने के लिए मजबूर हो सकता है। और ये वह विचार था जिसने उसे आहा चिल्लाने के लिए प्रेरित किया और अपनी हथेली को अपनी जांघ पर मारा। इसलिए जैसे ही वह नॉटिंघम में सुरक्षित वापस लौटा, उसने उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में दूतों को भेजा ताकि वे शहर, गांव और ग्रामीण इलाकों में इस भव्य निशानेबाजी प्रतियोगिता का प्रचार कर सकें, और प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया गया कि जो भी लंबा धनुष खींच सके, उसे पुरस्कार स्वरूप शुद्ध पीसे हुए सोने का एक तीर दिया जाएगा। जब रॉबिन हुड को पहली बार इसकी खबर मिली तो वो लिंकन टाउन में था, और शेरवुड फॉरेस्ट की ओर तेजी से वापस आते हुए उसने अपने सभी खुशमिजाज लोगों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा, अब मेरे सभी मौज मस्ती करने वालों, सुनो, मैं आज लिंकन टाउन से जो खबर लाया हूँ। नॉटिंघम के हमारे मित्र शेरिफ ने एक शूटिंग मैच की घोषणा की है और पूरे देहात में इसकी सूचना देने के लिए दूत भेजे हैं, और पुरस्कार एक चमकदार सुनहरा तीर है। अब मैं चाहता हूँ कि हम में से कोई इसे जीत जाए, क्योंकि पुरस्कार उचित है और हमारे प्यारे मित्र शेरिफ ने इसे पेश किया है। इसलिए हम अपने धनुष और बाण लेकर वहां शूटिंग करने जाएंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वहां मौज मस्ती होगी। क्या कहते हो लड़कों? तब डॉनकास्टर के युवा डेविड ने कहा, अब सुनिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अच्छे मालिक, मेरी बात सुनिए। मैं सीधे हमारे मित्र ईडमो द ब्लू बोअर से आया हूं, और वहां मैंने इस मैच की पूरी खबर सुनी है। लेकिन मालिक, मुझे उससे पता चला है, और उसे शेरिफ के आदमी राल्फो द स्कार से पता चला है, कि इसी धूर्त शेरिफ ने इस शूटिंग मैच में आपके लिए जाल बिछाया है और वह आपको वहां देखना भी नहीं चाहता। इसलिए मत जाइए, अच्छे मालिक, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रीनवुड के भीतर ही रहें, नहीं तो हम सभी को दुख और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब रॉबिन ने कहा, तुम एक बुद्धिमान लड़के हो और अपने कान खुले और अपना मुंह बंद रखते हो, जैसा कि एक बुद्धिमान और चालाक जंगलवासी को चाहिए। लेकिन क्या हम ये कहने दें कि नॉटिंघम के शेरिफ ने साहसी रॉबिन हुड और 70 से अधिक अच्छे तीरंदाजों को डरा दिया, जो पूरे इंग्लैंड में हैं? नहीं, अच्छे डेविड, तुम जो मुझे बताते हो उससे मुझे पुरस्कार की चाहत और भी बढ़ जाती है, जितना मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे अच्छे गपशप स्वानथल्ड क्या कहते हैं? क्या यह नहीं है कि जल्दबाजी करने वाला आदमी अपना मुंह जला लेता है, और जो मूर्ख अपनी आंखें बंद रखता है, वो गड्ढे में गिर जाता है? ऐसा वह सच में कहता है, इसलिए हमें छल का जवाब छल से देना चाहिए। अब तुम में से कुछ लोग अपने आप को छोटे भिक्षुओं की तरह, और कुछ देहाती किसानों की तरह, और कुछ तिनकैया भिखारियों की तरह तैयार करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हर आदमी एक अच्छा धनुष या तलवार ले, अगर जरूरत पड़े तो। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इसी सुनहरे तीर को निशाना बनाऊंगा, और अगर मैं इसे जीत गया, तो हम इसे हमारे अच्छे हरे पेड़ की शाखाओं पर लटका दो ताकि सभी बैंड खुश रहें। मेरी सभी खुशमिजाज महिलाओं, आपको ये योजना कैसी लगी? तभी पूरा बैंड जोर से चिल्लाया, अच्छा अच्छा। शूटिंग मैच के दिन नॉटिंघम टाउन का नज़ारा बहुत सुंदर था। शहर की दीवार के नीचे हरे भरे घास के मैदान में एक के ऊपर एक बेंचों की कतार लगी हुई थी, जो शूरवीर और महिला, जमींदार और महिला,
तथा अमीर नगरवासी और उनकी पत्नियों के लिए थी, क्योंकि वहां केवल उच्च पद और गुणवत्ता वाले लोगों को बैठना था। रेंज के अंत में लक्ष्य के पास नॉटिंघम के शेरिफ और उनकी महिला के लिए रिबन, स्कार्फ और फूलों की मालाओं से सजी एक ऊंची सीट थी। रेंज 200 कदम चौड़ी थी। एक छोर पर लक्ष्य खड़ा था, दूसरे छोर पर धारीदार कैनवास का एक तंबू था, जिसके खंभे से कई रंग के झंडे और झंडे लहरा रहे थे। इस बूथ में शराब के पीपे रखे हुए थे, जिन्हें कोई भी तीरंदाज अपनी प्यास बुझाने के लिए उठा सकता था। रेंज के उस पार जहां अच्छे लोगों के लिए सीटें बनी हुई थीं, एक रेलिंग लगी हुई थी ताकि गरीब लोग लक्ष्य के सामने भीड़ न लगा सकें। सुबह होते ही बेंचों पर अच्छे लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी, जो लगातार छोटी गाड़ियों में या पालफ्रे पर सवार होकर आते थे, जो लगाम पर चांदी की घंटियों की मधुर झनकार के साथ खुशी से झुकते थे। इनके साथ गरीब लोग भी आते थे, जो रेलिंग के पास हरी घास पर बैठते या लेटते थे, जो उन्हें रेंज से दूर रखती थी। बड़े तंबू में तीरंदाज 2-2 और 3-3 की संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। कुछ जोर जोर से बोल रहे थे कि हर आदमी ने अपने समय में कितने अच्छे निशाने लगाए हैं। कुछ अपने धनुषों को ध्यान से देखते हुए, उंगलियों के बीच डोरी को खींचते हुए ये देख रहे थे कि उस पर कोई खरोंच तो नहीं है, या तीरों का निरीक्षण करते हुए एक आंख बंद करके तीर की धार को देखते हुए ये देख रहे थे कि वह टेढ़ी तो नहीं है, बल्कि सीधी और सही है, क्योंकि न तो धनुष और न ही तीर ऐसे समय और ऐसे पुरस्कार के लिए विफल हो सकता है। और उस दिन नॉटिंघम टाउन में जितने लोग इकट्ठा हुए थे, उतने पहले कभी नहीं थे, क्योंकि इस शूटिंग मैच में इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन तीरंदाज आए थे। शेरिफ के खुद के मुख्य तीरंदाज गिलो, द रेड कैप, लिंकन टाउन के डिकन क्रूकशैंक और टैमवर्थ के एडमो द डेल थे, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वे स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट थे, जिन्होंने अपने समय में वुडस्टॉक में मशहूर मैच में निशाना लगाया था और वहां उस मशहूर तीरंदाज क्लाइमो द क्लॉ को हराया था। और भी कई मशहूर तीरंदाज वहां मौजूद थे, जिनके नाम पुराने जमाने की बेहतरीन गाथाओं में हमें बताए गए हैं। लेकिन अब सभी बेंच मेहमानों से भर गई थी, राजा और रानी, नगरवासी और महिला। जब अंत में शेरिफ खुद अपनी महिला के साथ आया, वह अपने दूधिया सफ़ेद घोड़े पर राजसी अंदाज में सवार था और वह अपनी भूरी घोड़ी पर सवार थी। उसके सिर पर बैंगनी मखमल की टोपी थी, और बैंगनी मखमल उसका लबादा था, जिस पर शानदार एरमिन की सजावट थी। उसकी जैकेट और होस समुद्री हरे रंग के रेशम के थे, और उसके जूते काले मखमल के थे, जिसके नुकीले पंजे उसके गाँठ में सुनहरी जंजीरों से बंधे थे। उसकी गर्दन में एक सुनहरी जंजीर लटक रही थी, और उसके कॉलर पर लाल सोने में जड़ा एक बड़ा कार्बुनकल था। उसकी महिला ने नीले मखमल के कपड़े पहने थे, जिस पर हंस के पंख लगे थे। इसलिए जब वे साथ साथ चल रहे थे, तो वे एक वीरतापूर्ण दृश्य बना रहे थे, और सभी लोग जहां से भीड़ में थे, वहां से चिल्ला रहे थे। इसलिए शेरिफ और उसकी महिला अपने स्थान पर आए, जहां हथियारबंद सैनिक हौबरक और भाले के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। फिर जब शेरिफ और उसकी पत्नी बैठ गए, तो उसने अपने चांदी के सींग पर अपने हेरल्ड को हवा देने का आदेश दिया, जिसने उसके बाद 3 धमाके किए जो नॉटिंघम की ग्रे दीवारों से वापस खुशी से गूंजते हुए आए। फिर तीरंदाज अपने स्थानों पर चले गए, जबकि सभी लोग जोरदार आवाज में चिल्लाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने पसंदीदा यौमन को पुकार रहा था। लाल टोपी। कुछ चिल्लाए क्रूइक्शंक, अन्य चिल्लाए हे विलियम ओ लेस्ली के लिए, अन्य फिर से चिल्लाए, जबकि महिलाओं ने प्रत्येक यौमन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए रेशमी स्कार्फ लहराए। तभी हेरल्ड खड़ा हुआ और उसने ऊंची आवाज में खेल के नियम घोषित किए। प्रत्येक व्यक्ति को उस निशान से निशाना लगाना चाहिए जो लक्ष्य से 70 गज और 10 गज की दूरी पर है। प्रत्येक व्यक्ति को पहले एक तीर मारना चाहिए, और सभी तीरंदाजों में से उन 10 को चुना जाएगा जो सबसे अच्छे तीर चलाएंगे, ताकि वे फिर से तीर चला सकें। इन 10 में से प्रत्येक व्यक्ति को 2 तीर मारने चाहिए। फिर उन 3 को चुना जाएगा जो सबसे अच्छे तीर चलाएंगे, ताकि वे फिर से तीर चला सकें। उन तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति को 3 तीर मारने चाहिए, और जो सबसे अच्छे तीर चलाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। फिर शेरिफ आगे झुका, तीरंदाजों की भीड़ में गौर से देखा कि क्या रॉबिन हुड उनमें से एक है,
लेकिन वहां कोई भी लिंकन ग्रीन में नहीं था, जैसा कि रॉबिन और उसके दल ने पहना था। फिर भी शेरिफ ने खुद से कहा, वह अभी भी वहां हो सकता है और मैं उसे अन्य लोगों की भीड़ में नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन मुझे देखना है कि जब केवल 10 आदमी गोली चलाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वह 10 में से एक होगा, या मैं उसे नहीं जानता। और अब तीरंदाजों ने बारी बारी से तीर चलाए, और अच्छे लोगों ने उस दिन ऐसा तीरंदाजी कभी नहीं देखा था। 6 तीर क्लाउड के भीतर थे, 4 काले रंग के भीतर, और केवल 2 बाहरी रिंग में लगे। इसलिए जब आखिरी तीर तेजी से चला और लक्ष्य पर लगा, तो सभी लोग जोर से चिल्लाए, क्योंकि यह नेक शूटिंग थी। और अब उन सभी में से केवल 10 आदमी बचे थे जिन्होंने पहले गोली चलाई थी, और इन 10 में से 6 पूरे देश में मशहूर थे, और वहां इकट्ठा हुए ज्यादातर लोग उन्हें जानते थे। ये 6 आदमी गिलबर्टो, द रेड कैप, एडमो, द डेल, डिकन क्रूकशैंक, विलियमो, लेस्ली, ह्यूबर्टो, क्लाउड और स्विथिनो, हर्टफोर्ड थे। 2 अन्य लोग यॉर्कशायर के खुशमिजाज यौमन थे। एक और नीले रंग का एक लंबा अजनबी था, जिसने कहा कि वो लंदन टाउन से आया है, और आखिरी लाल रंग का एक फटा हुआ अजनबी था, जिसने एक आंख पर पट्टी बांधी हुई थी। अब शेरिफ ने अपने पास खड़े एक सिपाही से कहा, क्या तुम उन 10 लोगों में रॉबिन हुड को देख रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, महाराज, उस आदमी ने उत्तर दिया। उनमें से 6 को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन यॉर्कशायर के लोगों में से एक बहुत लंबा है और दूसरा उस दुस्साहसी बदमाश के लिए बहुत छोटा है। रॉबिन की दाढ़ी सोने की तरह पीली है, जबकि उस लाल रंग के फटे हुए भिखारी की दाढ़ी भूरे रंग की है। इसके अलावा वह एक आंख से अंधा है। जहां तक नीले रंग के अजनबी की बात है, मुझे लगता है कि रॉबिन के कंधे उसके कंधों से 3 इंच चौड़े हैं। तो फिर शेरिफ ने गुस्से से अपनी जांघ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, वह दुष्ट न केवल काया है, बल्कि दुष्ट भी है, और अच्छे और सच्चे लोगों के बीच अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। फिर कुछ देर आराम करने के बाद वे 10 तगड़े आदमी फिर से तीर चलाने के लिए आगे बढ़े। हर आदमी ने 2 तीर चलाए, और जब वे तीर चला रहे थे, तो एक शब्द भी नहीं बोला गया, लेकिन पूरी भीड़ बिना किसी आवाज के देखती रही। लेकिन जब आखिरी आदमी ने अपना तीर चलाया तो फिर से जोरदार जयकारे उठे, जबकि कई लोगों ने इस अद्भुत निशानेबाजी की खुशी में अपनी टोपियां ऊपर उठाईं। अब हमारी दयालु महिला की शपथ, बूढ़े सर अमायसो, द डेल ने कहा, जो 80 साल से भी अधिक उम्र के थे और शेरिफ के पास बैठे थे, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा तीरंदाजी कभी नहीं देखा। फिर भी मैंने 60 साल से भी अधिक समय से लंबे धनुष पर सबसे अच्छे हाथ देखे हैं। और अब उन सभी में से केवल 3 आदमी बचे थे जिन्होंने पहले गोली चलाई थी। एक था गिलो, द रेड कैप, एक लाल रंग का फटा हुआ अजनबी, और एक टैमवर्थ टाउन का एडमो, द डेल। तब सभी लोगों ने जोर से पुकारा, कुछ चिल्लाते हुए, गिलबर्टो, द रेड कैप के लिए हो, और कुछ, अरे मोटे एडमो, टैमवर्थ के लिए। लेकिन भीड़ में से एक भी आदमी ने लाल रंग के अजनबी को नहीं पुकारा। अब तुम अच्छी तरह से निशाना लगाओ, गिलबर्ट, शेरिफ चिल्लाया, और यदि तुम्हारा निशाना सबसे अच्छा निकला, तो मैं तुम्हें पुरस्कार के अलावा 50 चांदी के सिक्के भी दूंगा। गिलबर्ट ने दृढ़ता से कहा, मैं सचमुच अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज यही करने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने एक चौड़े पंख वाला एक सुंदर चिकना तीर निकाला और उसे कुशलता से डोरी में फिट किया। फिर अपने धनुष को सावधानी से खींचकर तीर की धार को तेज किया। तीर सीधा चला और बीच से एक उंगली की चौड़ाई पर ठीक से क्लाउड में जा लगा। गिलबर्ट, गिलबर्ट, पूरी भीड़ चिल्लाई। और अब मेरे विश्वास की कसम, शेरिफ ने अपने हाथों को आपस में मारते हुए कहा, यह एक चतुर निशाना है। फिर फतेहाल अजनबी आगे बढ़ा, और सभी लोग हंस पड़े जब उन्होंने देखा कि जब वह निशाना लगाने के लिए अपनी कोहनी उठाता था, तो उसकी बांह के नीचे एक पीला धब्बा दिखाई देता था, और यह भी कि वह एक आंख से निशाना साधता था। उसने जल्दी से अच्छा यूं धनुष खींचा, और जल्दी से तीर छोड़ा। समय इतना कम था कि कोई भी व्यक्ति तीर खींचने और निशाना लगाने के बीच एक सांस भी नहीं ले सकता था। फिर भी उसका तीर दूसरे की तुलना में केंद्र के करीब जौ के दाने की लंबाई से दुगुना दूर जाकर लगा।
अब स्वर्ग के सभी संतों की कसम, शेरिफ चिल्लाया, ये वास्तव में एक बहुत ही प्यारा तीर है। फिर एडम द डेल ने सावधानी से और सतर्कता से तीर चलाया और उसका तीर अजनबी के तीर के पास जाकर रुका। फिर थोड़ी देर के बाद उन तीनों ने फिर से तीर चलाया और एक बार फिर हर एक तीर क्लाउड के भीतर जाकर रुका, लेकिन इस बार एडम द डेल का तीर केंद्र से सबसे दूर था और फिर से फटे हुए अजनबी का तीर सबसे अच्छा था। फिर एक और बार आराम करने के बाद उन सभी ने तीसरी बार तीर चलाया। इस बार गिलबर्ट ने अपने निशाने पर बहुत ध्यान दिया, दूरी को ध्यान से नापा और बहुत सावधानी से निशाना साधा। तीर सीधा चला और सभी चिल्लाने लगे जब तक कि हवा में लहराने वाले झंडे आवाज से हिल नहीं गए और रूक और कौवे पुराने भूरे टॉवर की छतों के चारों ओर शोर मचाते हुए उड़ गए, क्योंकि तीर बिल्कुल केंद्र को चिन्हित करने वाले स्थान के पास जाकर रुका था। बहुत बढ़िया, गिलबर्ट, शेरिफ ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि पुरस्कार तुम्हारा है और बिल्कुल सही जीता गया है। अब तुम फटेहाल बदमाश, मुझे ये देखने दो कि तुम उससे बेहतर तीर कैसे मारते हो। अजनबी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी जगह पर बैठ गया, जबकि सब कुछ शांत था और कोई भी नहीं बोला या यहाँ तक कि सांस भी नहीं ले रहा था। इतनी बड़ी शांति थी कि आश्चर्य होता था कि वह क्या करेगा। इस बीच अजनबी भी बिल्कुल शांत खड़ा था, अपने हाथ में धनुष थामे हुए, जबकि 5 की गिनती की जा सकती थी। फिर उसने अपना भरोसेमंद यूं निकाला, उसे एक पल के लिए खींचे रखा, फिर डोरी ढीली कर दी। तीर सीधा उड़ा और इतना सटीक कि उसने गिलबर्ट के शाफ्ट से एक भूरे रंग के हंस के पंख को मारा, जो सूरज की रोशनी वाली हवा में फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा, क्योंकि अजनबी का तीर उसके लाल टोपी के ठीक बगल में और बिल्कुल बीच में जा लगा। कुछ देर तक कोई भी एक शब्द नहीं बोला और कोई भी चिल्लाया नहीं, लेकिन हर आदमी अपने पड़ोसी के चेहरे को आश्चर्य से देख रहा था। नहीं, डेल के बूढ़े एडम ने तुरंत कहा, एक लंबी सांस लेते हुए और अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, 20 साल से भी ज्यादा समय से मैं तीर चलाता आ रहा हूँ, और शायद हर बार बुरा नहीं, लेकिन आज मैं फिर कभी तीर नहीं चलाता, क्योंकि कोई भी आदमी उस अजनबी से मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वह कोई भी हो। फिर उसने अपनी बांस को अपने तरकश में डाला, खड़खड़ाते हुए, और बिना कोई दूसरा शब्द कहे अपने धनुष की डोरी खोल दी। तभी शेरिफ अपने मंच से नीचे उतरा और अपने रेशमी और मखमली कपड़ों में उस जगह के पास पहुंचा, जहां फतेहाल अजनबी अपने मजबूत धनुष पर झुके हुए खड़े थे, जबकि अच्छे लोग उस आदमी को देखने के लिए भीड़ लगा रहे थे जिसने इतना बढ़िया निशाना लगाया था। यहाँ, अच्छे साथी, शेरिफ ने कहा, तुम पुरस्कार ले लो, और तुमने इसे अच्छी तरह और निष्पक्ष रूप से जीता है, मैं झुकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? अजनबी ने कहा, लोग मुझे जॉको टेवियोडेल कहते हैं और मैं वहीं से आया हूँ। तो फिर, हमारी लेडी जॉक की कसम, तुम सबसे अच्छे तीरंदाज हो जिसे मैंने कभी देखा है, और अगर तुम मेरी सेवा में शामिल हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पीठ पर मौजूद कोट से बेहतर कोट पहनाऊंगा, तुम सबसे अच्छा खाओगे और पियोगे, और हर क्रिसमस के समय 80 मार्क तुम्हारा वेतन होगा। मुझे लगता है कि तुम उस कायर दुष्ट रॉबिनहुड से बेहतर धनुष चलाते हो, जिसने आज यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। बताओ, अच्छे साथी, क्या तुम मेरी सेवा में शामिल होगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अजनबी ने कठोरता से कहा। मैं अपना मालिक बनूंगा, और पूरे इंग्लैंड में कोई भी व्यक्ति मेरा स्वामी नहीं बन सकेगा। तो फिर तुम चले जाओ, और एक मुरे तुम्हें पकड़ लेगा। शेरिफ चिल्लाया, और उसकी आवाज गुस्से से कांप उठी। और मेरी आस्था और सच्चाई की कसम, मैं तुम्हारी धृष्टता के लिए तुम्हें पीटने के लिए तैयार हूँ। फिर वह अपनी एड़ी पर मुड़ा और तेजी से चला गया। यह एक बहुत ही विविधतापूर्ण समूह था जो उसी दिन शेरवुड की गहराई में स्थित शानदार हरे पेड़ के पास इकट्ठा हुआ था। वहां नंगे पांव भिक्षुओं की संख्या 20 से ज्यादा थी, और कुछ ऐसे भी थे जो टिनकर की तरह दिख रहे थे, और कुछ मजबूत भिखारी और देहाती हिरन लग रहे थे, और एक काई से ढके सोफे पर बैठा एक व्यक्ति फटे हुए लाल रंग के कपड़े पहने हुए था। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, और उसके हाथ में वह सुनहरा तीर था जो महान शूटिंग मैच का पुरस्कार था। फिर, बातचीत और हंसी के शोर के बीच,
उसने अपनी आंख से पट्टी हटाए और अपने शरीर से लाल रंग के चिथड़े उतारे और खुद को सुंदर लिनकन हरे रंग के कपड़े पहने हुए दिखाया, और उसने कहा, ये चीजें आसानी से निकल जाती हैं, लेकिन अखरोट का दाग पीले बालों से इतनी जल्दी नहीं निकलता। फिर सभी पहले से ज्यादा जोर से हंसे, क्योंकि ये रॉबिन हुड ही था जिसने शेरिफ के हाथों से पुरस्कार जीता था। फिर सभी जंगल में दावत के लिए बैठ गए और आपस में शेरिफ के साथ किए गए मजाक और उसके भेष में बैंड के प्रत्येक सदस्य के साथ हुई घटनाओं के बारे में बात की। लेकिन जब दावत खत्म हो गई तो रॉबिन हुड ने लिटिल जॉन को अलग ले जाकर कहा, मैं सच में अपने खून में पागल हूँ, क्योंकि मैंने आज शेरिफ को ये कहते हुए सुना, तुम उस कायर दुष्ट रॉबिन हुड से बेहतर निशाना लगाते हो, जिसने आज यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि वो कौन था जिसने उसके हाथ से सुनहरा तीर जीता था, और यह भी कि मैं उतना कायर नहीं हूँ जितना वह मुझे समझता है। तब लिटिल जॉन ने कहा, अच्छे मालिक, आप मुझे और विल स्टटली को ले जाए, और हम उस मोटे शेरिफ को एक ऐसे दूत द्वारा ये सब समाचार भेजेंगे जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं है। उस दिन शेरिफ नॉटिंघम टाउन में अपने घर के बड़े हॉल में मीट पर बैठा था। हॉल में नीचे लंबी लंबी मेजें थीं, जिन पर सैनिक और घरेलू नौकर और अच्छे खासे हटे कट्टे खलनायक बैठे थे, एक सभी 80 या उससे ज्यादा। वहां वे दिन भर की गोलीबारी के बारे में बात करते हुए अपना मीट खाते और शराब पीते हुए बैठे थे। शेरिफ एक छतरी के नीचे एक ऊंची सीट पर टेबल के सिरहाने बैठा था, और उसके बगल में उसकी पत्नी बैठी थी। एक बंधुआ सेवक, सच कहूं तो, उसने कहा, मुझे पूरा भरोसा था कि वो दुष्ट रॉबिन हुड आज खेल में होगा। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना काया होगा। लेकिन वह दुष्ट कौन हो सकता है जिसने मेरी दाढ़ी का इतनी बहादुरी से जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि मैंने उसे नहीं हराया, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो फटे पुराने कपड़ों के अलावा अन्य चीजों की बात करता था। फिर जब वह बोलना समाप्त कर रहा था, तभी मेज पर रखे बर्तनों के बीच से कुछ खड़खड़ाने लगा, जबकि पास बैठे लोग सोचने लगे कि यह क्या हो सकता है। थोड़ी देर बाद एक सैनिक ने हिम्मत करके उसे उठाया और शेरिफ के पास ले आया। तब सभी ने देखा कि यह एक कुंद ग्रे हंस का शाफ्ट था, जिसके सिर के पास एक बढ़िया स्क्रॉल बंधा हुआ था, जो हंस के पंख जितना मोटा था। शेरिफ ने स्क्रॉल खोला और उस पर नजर डाली, जबकि उसके माथे की नसें फूल गई थीं और उसके गाल क्रोध से लाल हो गए थे, क्योंकि उसने जो देखा था वह ये था, अब स्वर्ग इस दिन आपकी कृपा को आशीर्वाद दे। सब कुछ मीठे शेरवुड में कहो, क्योंकि तुमने पुरस्कार दे दिया। रॉबिन हुड की जय हो। ये कहाँ से आया? शेरिफ ने भारी आवाज में पूछा। खिड़की के माध्यम से भी। आपका सम्मान, उस आदमी ने कहा जिसने उसे शाफ्ट दिया था।